हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का ये पहला सीरीज, इस सीरीज का पहला वीडियो है ये। तो हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। तो सबसे पहले मोशन के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। मोशन का मतलब ये होता है, इसे अभी तक आप लोग सब लोग जानते होंगे कि मोशन किसी चीज को चलने को, गति को, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और जिस प्रोसेस को फॉलो कर गई उसको ही हम मोशन बोलते हैं, उसको ही गति बोलते हैं। तो गति हम पढ़ते हैं मोशन। मोशन का आपका पहला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट किसको बोलते हैं? जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट आपका स्थान नहीं बदलता है। जैसे अगर एक स्थान पर वो है, टाइम बढ़ता जाए लेकिन ये बॉडी, ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रुका रह जाए, इसको बोलते हैं रेस्ट। समय के साथ ये अपनी पोजीशन को परिवर्तित नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं रेस्ट। इसका डिफिनेशन इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट टू बी सेट द इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग अस। कहने मतलब ये है कि इसके आसपास, जैसे ये मान लीजिए पेन है, ये पेन है, इसके सराउंडिंग में मैं हूं, ये अगर यहीं पे रुका रह जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन ये यहीं कहीं रुका है अभी तक। इसका ऑब्जर्वर मैं देखने वाला हूं इसको, और मेरे नजर में ये रुका हुआ है, मेरे हिसाब से इसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं रेस्ट। दूसरा आपका टॉपिक है मोशन। जस्ट इसका अपोजिट, कि टाइम बदलने के साथ साथ ये अपने पोजीशन को भी कंटिन्यू बदलता रहता है, इसको बोलते हैं मोशन। जैसे मान लीजिए पेन है, ये अपने स्थान को बदल रहा है, अपने स्थान को बदल रहा है, और इसको ऑब्जर्वर कौन है? मैं हूं, मैं इसको देखने वाला हूं, और मेरे हिसाब से ये अपने टाइम को, अपने पोजीशन को लगातार बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं मोशन। मोशन और रेस्ट को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे सराउंडिंग के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति छोटा सा है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एक पेड़ है उसके पास। अब जब व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, इस पेड़ को देख रहा है, तो व्यक्ति जब इसको ऑब्जर्व करता है तो ये पेड़ एक ही जगह पे रुका हुआ है, ये बदल नहीं रहा अपना स्थान, तो देखेगा कि ये रेस्ट पर है। मान लीजिए थोड़ी टाइम बाद इसकी ट्रेन आती है और ये ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन का सिग्नल होता है और ट्रेन आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब ये व्यक्ति कहां पे है? यहां से ये व्यक्ति ट्रेन पर है और ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही है। तो अब जब इस पेड़ को ऑब्जर्व करेगा तो पेड़ इसको, न कि ये, पेड़ इसको मोशन करती हुई जाएगी, गति करती हुई जाएगी, किस दिशा में? पीछे की दिशा में। जबकि मोशन कौन कर रहा है? ये ट्रेन कर रहा है, ट्रेन के ऊपर ये बैठा हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, बैठा हुआ है और इस पेड़ को देख रहा है, पेड़ इसको पीछे की तरफ मोशन करता है, दूर जाती नजर आ रही है। तो डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जर्वर कौन है, कहां पे है। मोशन और रेस्ट उसको डिफाइन करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली टॉपिक पे आते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी यही प्रोसेस चला है कि रेस्ट बताया है, फिर मोशन बताया है। मोशन के बाद एक टॉपिक है डिस्टेंस। हम साथ साथ में एक टॉपिक इसमें और एक चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड
डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी तक तो हम लोग आप लोग क्लास 8 में रहे होंगे तो इतना जानते रहे होंगे कि कहीं हम जाते हैं तो एक सीधी से आम बोलचाल में बोलते हैं कि हम कितनी दूरी पे गए। मान लेते हैं आप लोग का सबसे रोज का काम जो है ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। यहां पे मान लीजिए आपका विद्यालय है, ये आपका विद्यालय है, बीच में एक बड़ा सा तालाब है। थोड़ा तालाब को हम और तालाब तरीके से बनाते हैं। मान लो बच्चों ये तालाब है। अब रास्ता जो है ऐसे है आपके घर से विद्यालय तक का। तो बच्चा घर से निकला और इस रास्ते को फॉलो करते हुए विद्यालय को गया, स्कूल गया आपने, कॉलेज गया आपने। मान लेते हैं कि इसके घर से अब विद्यालय तक की कुल दूरी 10 किलोमीटर है। तो जब इससे पूछा जाएगा कि तुम कितनी दूरी चल के आए तो बोलेगा 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर। डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ। लेकिन अब हम एक नया चीज समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये हो गया कि जहां पे वो चला, जहां से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और जहां पे पहुंचा उसका जो एक्चुअल पाथ को फॉलो किया उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जहां से वो चला और जहां पे वो पहुंचा उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे नजदीकी जो दूरी है उसको ही बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं कि इसके विद्यालय से, इसके घर से इसके विद्यालय तक, मान लीजिए ये ए है व्यक्ति, ए से एक घर से एक विद्यालय तक की जो दूरी है, एक स्कूल तक की जो दूरी है वो एकदम सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो कह सकते हैं हम कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और डिस्टेंस जो होता है उसका एक्चुअल पथ होता है, एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को आपके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ही डिस्टेंस को, उसको जब मेजरमेंट करते हैं उसको ही बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और हम समझते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ये एक, अभी तक आप लोग शायद जानते होंगे और नहीं जानते तो इसके बारे में जान लो, ऐसा हम इरेज कर देते हैं। इसके बारे में अभी तक आप एक चीज शायद जानते होंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। वेक्टर जो होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। बट स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता। बट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब किसी चीज का मेजरमेंट की वैल्यू। डायरेक्शन का मतलब कि किस दिशा में वो वर्क हो रहा है या किस दिशा में वो व्यक्ति जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन।
अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट की वैल्यू। अब हम आगे और स्टोरी को क्लियर करेंगे, बस इतना समझो। तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे समझा देता हूं मैं। वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्केलर क्वांटिटी कैसे है कि मान लीजिए यहाँ पे घर था, यहाँ पे विद्यालय था, बीच में एक बड़ा तालाब था, यहां से निकला, ये इस पाथ को फॉलो किया, तो अब ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें किसी भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं हमको इस दिशा में जाना है। जिधर से वो पाथ होते हुए जा रहा है उधर वो मुड़ता चला जा रहा है, घूम करके पहुंच जा रहा है विद्यालय को। लेकिन मान लीजिए कि इसको नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कोई पूछता है कि आपका विद्यालय, आपका स्कूल आपके घर से किस दिशा में है, तो साफ साफ ऐसे बोलेगा कि हमारा घर या हमारा विद्यालय ऐसे है, इस दिशा में है या इस दिशा में है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऐसा फिर बोलेगा। तो ये बोल देगा हमारा दिशा ईस्ट साइड में है। तो यहाँ पे डायरेक्शन को भी वो डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन को भी बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि हमारा पूर्व दिशा में विद्यालय है हमारे घर से। ठीक है, मान लीजिए किसी का घर यहाँ पे है, बोलेगा आपका स्कूल किस साइड में, बोलेगा वेस्ट साइड में। यहाँ पे है तो नॉर्थ साइड में, यहाँ पे है तो साउथ साइड में। तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस को भी, डायरेक्शन को भी बता रहा है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों का यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर होती है। दोनों की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। उसके बाद एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं। अभी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बस इतना ही समझेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक, अभी हम मोशन को शुरू कर रहे हैं। मोशन को हम पहले छोटे छोटे टॉपिक को हम अच्छे समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका जो अगली टॉपिक आती है ये है, अब तक देखिए हमने मोशन को जाना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जाना। अब मोशन जो होता है कई प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है कि हम गति करते हैं, हम चलते हैं, तो कहीं धीमे चल रहे हैं, कहीं तेज चल रहे हैं, कहीं हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मोशन को कई प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो अभी जो हम समझेंगे, पहला जो है यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड समझेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, या इसका हिंदी में नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं समान गति, समान चाल, एक समान गति या एक समान चाल, समान चाल, समान गति बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है असमान गति। ठीक है, असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कि किसी वस्तु को, या मान लीजिए कि आपकी कोई कार है, कार जो है ये कार है, ये कार है, कार को ए से बी तक जाने में मान लीजिए 5 मिनट का समय लगा, और बी से सी तक जाने में 5 मिनट का समय लगा, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर चला ए से बी तक, और बी से बी तक 1 किलोमीटर चला, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन साथ में एक कार और चली, ये कार है, ए से बी, बी से सी। मान लीजिए कि 5 मिनट ए से बी तक चली,
5 मिनट, यहाँ भी मिनट था, अब 5 मिनट बी से सी तक चली, लेकिन यहाँ पे ए से बी तक की जो दूरी तय किया उसने वो 2 किलोमीटर का किया, अब बी से सी तक की दूरी 3 किलोमीटर तय किया। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को उसने कवर किया। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आगे समझते हैं। अब हमने मोशन को देखा, हर चीज को एक मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। तो मोशन को भी मेजर करने के लिए कुछ सिस्टम को बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं हम स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। अभी एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं कि औसत चाल क्या होती है। मान लीजिए कि यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है और ए से बी तक पहुंचने में उसको 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगता है। तो इसके अगर चार हम बताएंगे, स्पीड बताएंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन कर देंगे, आ जाएगा कितना 2 km पर मिनट। ठीक है, ये इसके आगे स्पीड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। क्लियर इतना? अब एक टॉपिक साथ में आएगा इंस्टेंटेनियस। स्पीड इसी में समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लीजिए कि टोटल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको हम अलग अलग किलोमीटर में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किलोमीटर हो गया। पर डॉट 1 किलोमीटर का है और टोटल टाइम लग रहा है मान लीजिए 5 मिनट का। अब जो है पर डॉट पे हम टाइम को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से इसको पहुंचने में लगते हैं 30 सेकेंड। ऐसे ऐसे हम टाइम डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि किसी एक पॉइंट में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लीजिए बोल देता है कि 6 किलोमीटर पे जब आप पहुंचे हुए थे तो आपकी स्पीड क्या थी। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे अगर हमसे स्पीड की बात करता है तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर यह बोल देता है कि आपका 3 मिनट 30 सेकेंड पर स्पीड क्या थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर स्पीड पूछता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सिंपल सा है, इंस्टेंटेनियस का स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड। इंस्टेंटेनियस की बात कर रही है तो इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इक्वल टू, लिखेंगे ऐसे बोलेंगे, अब डी लिखेंगे। डी मतलब एक वो छोटे स्मॉल अमाउंट के लिए हम डी का यूज करते हैं और डी का मतलब हो गया यहाँ पे ये आपका
डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे, आपको बताया कि मैं डी से डी अपॉन टोटल टाइम डी टी। ठीक है, इस डी को आप अलग समझिए, ये मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस ये। ठीक है, यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है। क्लियर इतना? ओके, आगे हम समझते हैं। अब स्पीड आ गया, जैसा कि हम लोग डायरेक्शन में देखे थे कि डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में बस एक डिफरेंस था कि डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस था कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन भी ऐड होता है। तो अगर हम स्पीड में भी डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी, जैसा आपने स्पीड समझा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। सेम काम हम वेलोसिटी से करते हैं, वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं v से। स्पीड था तो हमने डिस्टेंस दिया था, यहां पे डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि A से B तक का जो कुल डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम इनिशियल पोजीशन से चलें, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे हम पहुंचे, दोनों के बीच जो डिफरेंस था डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम, कितना कुल टाइम लगा, टाइम टेकन, कुल टाइम लगा, उससे हम डिवाइड कर देते तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी। क्लियर है इतना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि v एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं s से अपॉन टाइम। ये आपका आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे स्पीड का आपका यूनिट हुआ करता था मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, सेम यहां भी होता है मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ठीक है, जैसे हमने स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझा था, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर या पार्टिकुलर डिस्टेंस पर उसकी स्पीड क्या होती है, सेम काम यहां पे होना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे हमें बात करना है तो v i n s इंस्टेंट लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv अपॉन dt, सॉरी ds अपॉन dt। ठीक है, यूनिट सेम होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस इंस्टेंटेनियस किसी एक छोटे, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, किसी एक सेकंड पर या 0 और 1 सेकंड के बीच अगर किसी पॉइंट पर हमें स्पीड को या वेलोसिटी को फाइंड करना है, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम
निकालेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमने रेस्ट समझा, मोशन समझा, डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, उसके बाद स्पीड समझा, इंस्टेंटेनियस स्पीड समझा, वेलोसिटी समझा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा। अब हम जैसे स्पीड, अगर हम चलते हैं कहीं तक जा रहे हैं तो कहीं पे हम स्लो होते हैं तो कहीं पे हम फास्ट हो जाते हैं, फिर कहीं स्लो होते हैं कहीं फास्ट हो जाते हैं। हमारी स्पीड हर सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे ट्रैफिक है नहीं है, रोड कैसे हैं। अलग अलग टाइप का आप लोग चलते हैं, साइकिल चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, तो देखते होंगे कहीं स्पीड तेज हो रही है तो कहीं स्पीड कम हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि मोशन का जो रेट है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी का या स्पीड का जो रेट है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट पहुंच गए, यानी आपका जो रेट हो गया ये चेंज हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको 3 मिनट लगा पहुंचने में। तो जब रेट आप चेंज, आप वेलोसिटी अगर हम देखते हैं कि वेलोसिटी अगर रेट चेंज होता है तो किस रेट से वो बदल रहा है, किस दर से वो बदल रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण। कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। कैसे देखते हैं, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मान लेते हैं कि एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। ठीक है, अब ए पॉइंट पे मान लीजिए उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की, बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड की। तो चेंजेस कितने इसमें आए हैं, 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। चेंज कितना आया, ऐसा करेंगे 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड चेंज आया है। तो जहां से शुरुआत किया उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, और जहां पे ये पहुंचा उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। क्या हो गया, स्मॉल v माइनस स्मॉल u, यही तो आपको मिला। और इसी चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा v। ठीक है, पर सेकंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे सबसे यूनिट है अगर सेकंड है तो पर सेकंड हो रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे t से। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा v, या ऐसे लिखेंगे v माइनस u अपॉन t, चेंज हो रहा है, और इसी v माइनस u को लिखते हैं हम डेल्टा v। अब इसको डिवाइड करते हैं a से अपॉन t, यही होता है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में चेंज निकाल करके हम t से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका एक्सेलरेशन। क्लियर है इतना? जैसे कुछ एग्जांपल में लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बच्चा अपने घर से साइकिल लेकर के निकला। ठीक है, और 1 किलोमीटर पर जब पहुंचा या 500 मीटर पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो आपकी 20 मीटर पर सेकंड की थी। ये आपका कितने किलोमीटर पहुंचा, 500 मीटर तक पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, यस आपका क्या हो गया 500 मीटर। वेलोसिटी आपकी यहां से निकला, ये आपकी नीचे पोजीशन है, रेस्ट पर था, वहां रुका था, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0, और पहुंचा फाइनल वेलोसिटी, इसको v बोलेंगे, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। पूछता है कि किस एक्सेलरेशन के साथ वो चला, एक्सेलरेशन क्या था उसका, तो ऐसा बोलेंगे a इज इक्वल टू
v माइनस यू, डेल्टा v अपॉन टी, डेल्टा v को बोलते हैं हम v माइनस यू अपॉन टी। v आपका क्या है 20, u आपका 0 और t आपका, t आपको पता नहीं है, t ऐसा मान लीजिए बोल देता है कि कुल टोटल 5 मीटर पहुंचने में उसको 40 सेकंड का समय लगता है। तो 40 आ जाएगा 20/40 आएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, अब हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है नहीं पता अगर तो देखिए, वेलोसिटी की यूनिट अगर आपको कभी भूल जाते हैं तो सीधी सी बात है कि वेलोसिटी का आप फार्मूला पता कर लो। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू आप इसके पहले जाने होंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी s अपॉन t, ये अपॉन t है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर है नीचे आएगा s अपॉन t मल्टीप्लाई बाई t। यस आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसका मीटर होता है यूनिट, और टाइम का सेकंड होता है मल्टीप्लाई बाई सेकंड। मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है यूनिट, और ये भी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आज हम बस इतना ही समझते हैं, एक्सेलरेशन समझे। अब हम आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।